सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है और और जब मंजिल बस एक कदम दूर होती है तो वो हार मान लेता है। हम्म। यही हुआ डेविड गॉगिंस के साथ वायुसेना में। तो सवाल यह है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे और इस हार के पीछे की असली वजह क्या थी। आज हम इसी सवाल की अ, तह तक जाएंगे। हमारे पास डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी का एक सारांश है और हमारा मकसद है उनके शुरुआती जीवन के उन पन्नों को पलटना हम्म। जिन्हें पढ़कर यह समझ आता है कि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनने से पहले वो किस कदर टूटा हुआ था। बिल्कुल। और स्रोत इस कहानी को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, बाहरी और भीतरी राक्षसों से लड़ाई। हम्म। फिर मन और शरीर को मजबूत बनाना। और तीसरा। और तीसरा है असफलता से ताकत खोजना। हाँ। आज हम पहले हिस्से पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि गॉगिंस की हर जीत और हर हार की जड़ वो उनके बचपन और जवानी में ही छिपी है। अच्छा। ये वो बुनियाद है जिसे समझे बिना उनकी पूरी कहानी ही अधूरी है। तो चलिए फिर उसी बुनियाद को ही खोदते हैं। गॉगिंस का बचपन किसी बुरे सपने जैसा था। उनके पिता ट्रूनिस बाहर से तो एक कामयाब बिजनेसमैन दिखते थे। हाँ, स्केटलैंड नाम का उनका एक रोलर स्केटिंग रिंग था। हाँ, लेकिन घर के अंदर वो एक जालिम इंसान थे। सिर्फ 6 साल की उम्र से ही गॉगिंस और उनके भाई को वहां मजदूरी करनी पड़ती थी। और ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं था, है ना? हम्म। उन्हें देर रात तक फर्श साफ करना, जूते चमकाना। यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करने जैसे काम। सोचिए जरा। और अगले दिन थके हारे स्कूल जाना, नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनका तथाकथित घर उसी रिंग के ऊपर बना एक छोटा सा कमरा था। तो पढ़ाई पर जो असर पड़ा होगा उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। काम की थकान से भी ज्यादा भयानक था वो माहौल, वो डर। स्रोत में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो जो दिल दहला देती हैं। जैसे? एक बार गॉगिंस की मां ने उनके पिता को किसी दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट करते देख लिया, बस देख लिया, और घर पहुंचकर ट्रूनिस ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा। ओह। गॉगिंस को लगा कि वो शायद मर जाएंगी। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस ने कहा ये घरेलू मामला है और कुछ नहीं किया। ये बात उस दौर के समाज की एक एक कड़वी सच्चाई भी दिखाती है। वो परिवार पूरी तरह से ट्रूनिस के रहमो करम पर था। बिल्कुल। उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं था। एक और घटना तो सीधे गॉगिंस से जुड़ी है। घुड़दौड़ में पैसे हारने के बाद छोटे से गॉगिंस ने मासूमियत से अपने पिता से बस इतना कह दिया कि उन्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अरे बाप रे। बस इतनी सी बात पर ट्रूनिस ने उन्हें चमड़े की बेल्ट से तब तक पीटा जब तक वो हाँफने नहीं लगे। सिर्फ एक मासूम सी बात कहने पर। हाँ। अब सोचिए कि एक बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ होगा। जाहिर है, ये सजा नहीं थी। ये एक तरह से बच्चे की हिम्मत को तोड़ने का तरीका था। हम्म। उसे ये सिखाया जा रहा था कि उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं है और सवाल पूछने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है। और शायद सबसे तकलीफदेह घटना तब हुई जब गॉगिंस के कान में इन्फेक्शन हो गया। उनकी माँ उन्हें अस्पताल ले गईं, क्योंकि अगर इलाज ना होता तो वो हमेशा के लिए बहरे हो सकते थे। राइट। लेकिन उन्होंने ये अपने पति की इजाजत के बिना किया था। जब ट्रूनिस को पता चला। तो उसने अपनी पत्नी को मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी नाफरमानी के लिए पीटा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ दिल दुखाने वाली कहानियां नहीं है। स्रोत इसे एक नाम देता है, टॉक्सिक स्ट्रेस, मतलब जहरीला तनाव। अच्छा। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि बचपन का ट्रॉमा सिर्फ बुरी यादें नहीं होता। ये दिमाग की वायरिंग और शरीर के काम करने का तरीका ही बदल देता है। ये फिजिकल भी है। रहता है। तो गॉगिंस की लड़ाई सिर्फ अपनी आदतों से नहीं थी, वो अपनी बायोलॉजी से भी थी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बुरी घटनाएं नहीं थी, ये उनके दिमाग में एक तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही थी जो उन्हें जिंदगी भर परेशान करने वाला था। बिल्कुल सही। यहीं से उन भीतरी राक्षसों का जन्म हुआ, जिनसे उन्हें बाद में अकेले लड़ना पड़ा। आखिरकार उनकी मां ने हिम्मत जुटाई। एक पड़ोसी की मदद से उन्होंने भागने का फैसला किया। वो गॉगिंस और उनके भाई के साथ न्यूयॉर्क के एक छोटे से कस्बे में आ गई। एक उम्मीद की किरण थी। हाँ, एक उम्मीद तो थी, पर अंधेरा अभी छटा नहीं था। नए माहौल में एक नई जिंदगी शुरू हुई। वे काफी गरीब थे, माँ की मामूली तनख्वाह और सरकारी मदद पर गुजारा कर रहे थे। लेकिन कम से कम वहां हिंसा नहीं थी। हाँ, वो नहीं थी। और कुछ समय के लिए गॉगिंस को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर बाहरी राक्षस से तो वो बच गए थे। भीतरी राक्षस अब अपना असर दिखाने लगे थे। बिल्कुल, क्योंकि माहौल बदल जाने से दिमाग में बैठा डर और असुरक्षा खत्म नहीं हो जाती। नहीं होती। वो अब नए तरीकों से बाहर आने वाली थी। बिल्कुल। उनकी नई टीचर मिस डी ने उन्हें पहली नजर में ही एक
एक समस्या वाला बच्चा मान लिया। एक लेबल लगा दिया। हाँ, एक लेबल लगा दिया और इसका गॉगिन्स पर इतना गहरा असर हुआ कि वो हकलाने लगे। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। हाँ, उन्हें ग्रुप थेरेपी में भेजा गया और ADHD का तशखीस कर दिया गया। और यहीं पर सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी दिखती है। किताब में साफ लिखा है कि असली समस्या ADHD थी ही नहीं। तो क्या थी? असली समस्या वो जहरीला तनाव था जो उन्होंने बचपन में झेला था। हकलाना, घबराहट, पढ़ाई में ध्यान न लगना, ये सब उस गहरे ट्रॉमा के लक्षण थे। पर किसी ने जड़ तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। इस सब से बचने के लिए गॉगिन्स ने एक रास्ता निकाला, नकल करना। टेस्ट से लेकर होमवर्क तक वो हर चीज में नकल करने लगे। अच्छा? ये उनका एक कवच बन गया था जिससे वो बिना किसी की नजर में आए बस सिस्टम से पास होते जा रहे थे। और ये एक क्लासिक पैटर्न है। जब किसी को लगता है कि वो हालात को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो उससे भागने के रास्ते ढूंढता है। सही बात है। नकल करना भी उस गहरी असुरक्षा से भागने का ही एक तरीका था। वो अपनी कमजोरियों का सामना करने के बजाय उन्हें छिपा रहे थे। और जैसे इतना काफी नहीं था, उनके जीवन में हादसों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक बच्चे को बस के नीचे कुचलते हुए देखा। ओह गॉड। फिर उनकी मां के मंगेतर विल्मोत, जो उनकी जिंदगी में एक पिता की तरह थे और थोड़ी स्थिरता लाई थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 साल की उम्र में गॉगिन्स उस खूनी मंजर पर मौजूद थे। बचपन का ट्रॉमा, गरीबी और अब मौत का ये नया सदमा, ये एक के ऊपर एक चोट की तरह था। और इसी दौर में उन्हें एक और जहर का सामना करना पड़ा। नस्लवाद। हाँ, नस्लवाद। हाँ, वो उस कस्बे में कुछ गिने चुने अश्वेत परिवारों में से एक थे। एक बार कुछ लड़कों ने ट्रक से उन पर नस्लीय गालियां दी और पिस्तौल तान दी। हे भगवान। एक दोस्त के पिता ने उनके मुंह पर उन्हें गालियां दी, लेकिन हद तब हो गई जब उनकी वर्कबुक में किसी ने उनका फांसी के फंदे वाला चित्र बनाया और जान से मारने की धमकी लिखी। और किसी ने कुछ नहीं किया? जब उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उसे एक मजाक कहकर टाल दिया गया। इस बेबसी ने उनके अंदर के गुस्से को और भड़का दिया होगा। बिल्कुल। और उन्होंने वही किया जो कई लोग ऐसी स्थिति में करते हैं। उन्होंने उस स्टीरियोटाइप को ही अपना लिया जिससे लोग उनसे डरते थे। उनका पहनावा, उनका रवैया, सब कुछ एक तरह का विद्रोह बन गया। तो ये भी खुद को बचाने का एक तरीका था। मतलब जब आप पर बाहर से इतने हमले हों तो आप खुद को एक कवच में बंद कर लेते हैं। गॉगिन्स का ये डरावना रूप असल में उनका कवच था। बिल्कुल, वे बाहरी ताकतों को खुद को परिभाषित करने दे रहे थे। चाहे स्कूल में नकल करना हो या खुद को एक डरावने स्टेरियोटाइप में ढालना, ये सब उनके अपने लक्ष्यों से नहीं बल्कि बाहरी खतरों की प्रतिक्रिया से प्रेरित था। वो अपनी कहानी लिखने के बजाय दूसरों की लिखी कहानी पर रिएक्ट कर रहे थे। इतने अंधेरे में इंसान को कहीं तो रोशनी चाहिए होती है। गॉगिन्स के लिए वो रोशनी कहाँ से आई? कोई सपना था जो उन्हें इस सबसे बाहर निकाल सकता था? हाँ, एक सपना था, वायुसेना में शामिल होने का। ये सपना उनके दादाजी से प्रेरित था जो फौज में कुक थे और अपनी वर्दी पे बहुत गर्व करते थे। अच्छा। इसी सपने को पूरा करने के लिए गॉगिन्स ने सिविल एयर पेट्रोल ज्वाइन किया और वहां उन्होंने एक पैरा रेस्क्यू मैन स्कॉट गियरन की कहानी सुनी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। गियरन की कहानी क्या थी? क्या हुआ था उनके साथ? स्कॉट गियरन एक ट्रेनिंग हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि वो फिर कभी पैरा रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन 18 महीने की तकलीफदेह मेहनत के बाद उन्होंने वापसी की। कमाल है। गॉगिन्स को लगा कि वो भी अपनी जिंदगी में फ्री फॉल कर रहे हैं, बिना किसी सहारे के गिर रहे हैं। गैरन की कहानी ने उन्हें एक लक्ष्य दिया, एक उम्मीद दी कि वो भी वापसी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सपना देखने से तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तब आया जब उन्हें एक साथ दो बड़े झटके लगे। पहला, सेना में भर्ती के लिए ASVAB टेस्ट होता है, एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट। गॉगिन्स ने सोचा वो हमेशा की तरह नकल कर लेंगे, लेकिन परीक्षा हॉल में सबके पास अलग अलग पेपर थे और वो बुरी तरह फेल हो गए। हाँ, और लगभग उसी समय स्कूल से खत आया कि वो शायद ग्रेजुएट भी नहीं हो पाएंगे। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो दीवार से जा लगे थे। अब या तो वो हमेशा के लिए हार मान लेते या फिर लड़ते। और यहीं से अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी जवाबदेही के आईने की शुरुआत हुई। ये क्या था? सुनने में अजीब लगता है, पर यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने हर रात अपना सिर और चेहरा शेव करना शुरू किया और आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कड़वे सवाल पूछे। मतलब खुद का सामना किया? हाँ, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं।
वो आईने में उस लड़के को देखते थे जो मोटा था, जो झूठ बोलता था, जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीका है, पता है। वो पहली बार दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने लक्ष्य जैसे वजन कम करना, एएसवीबी पास करना, पोस्टेड नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपका दिए। अच्छा। हर सुबह और हर रात वो आईना उन्हें उनकी सच्चाई और उनके मकसद की याद दिलाता था। ये उनके मन पर महारत हासिल करने की यात्रा की असली शुरुआत थी। और फिर उन्होंने वो किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, मेहनत। सुबह 5 बजे उठकर वजन उठाना, घंटों दौड़ना और पढ़ाई। जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हाँ, उसके लिए एक सिस्टम बनाया। वो नोट्स को बार बार लिखते और पढ़ते थे, तब तक जब तक कि वो उनके दिमाग में छप ना जाए। और आखिरकार वो एएसवीएबी टेस्ट में पास हो गए। उन्होंने वायुसेना में जगह बना ली। तो ऐसा लगा कि कहानी का सुखद अंत हो गया है। वो अपने सपनों को जी रहे थे। बूट कैंप में वो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर वो दुश्मन सामने आया जो उनके दिमाग में सबसे गहराई में छिपा था। पानी का डर। उन्होंने बचपन में कभी तैरना नहीं सीखा था। उन्होंने किताबों से पढ़कर तैरना तो सीख लिया था, पर जो पानी के नीचे होने वाले अभ्यास होते थे, हाँ। उनके दौरान उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था। वो घबरा जाते थे। अच्छा। उनका बचपन का डर, वो बेबसी का एहसास, सब कुछ पूरी ताकत से वापस आ गया। और शायद इसीलिए जब उन्हें बाहर निकलने का एक आसान रास्ता मिला तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। क्या रास्ता? एक मेडिकल जांच में पता चला कि उन्हें सिकल सेल ट्रेट है, जो खून से जुड़ी एक जेनेटिक स्थिति है। इस आधार पर उन्हें ट्रेनिंग रोकने की इजाजत मिल गई। अच्छा, तो एक मेडिकल वजह मिल गई। हाँ, और वापस आने का मतलब था सब कुछ पहले दिन से दोबारा शुरू करना। वो सारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोबारा झेलने का ख्याल ही उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने छोड़ दिया। किताब में गॉगिन्स साफ कहते हैं कि एक कागज पर वजह मेडिकल थी, लेकिन दिली दिल में वो जानते थे कि असली वजह डर था। वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने से भाग गए थे। और यहीं आकर कहानी का वो पहला हिस्सा पूरा होता है। अनुशासन ने उन्हें दरवाजे के अंदर तो पहुंचा दिया, पर मानसिक मजबूती की कमी ने उन्हें हरा दिया। बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी मिरर ने उन्हें शुरू तो करवा दिया, पर सालों का ट्रॉमा एक रात में खत्म नहीं होता। इस असफलता ने उन्हें वापस उसी अंधेरे में धकेल दिया जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद तो उनकी जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई। उनका वजन बढ़कर लगभग 115 किलो हो गया। अरे बाप रे! वो रात में एक रेस्टोरेंट में कीड़े मारने का काम करने लगे। हर दिन बस गुजर रहा था, बिना किसी मकसद के। वो अंदर से खाली और सुन्न महसूस कर रहे होंगे। हाँ, सफलता का स्वाद चखने के बाद वो फिर से अपने डर और असुरक्षा के कोहरे में खो गए थे। और यही स्थिति उस असली बदलाव के लिए मंच तैयार करती है जो किताब के अगले हिस्सों में आता है। कभी-कभी आपको बिल्कुल नीचे गिरना पड़ता है ताकि आप वहां से उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकें। सही बात है। ये उनकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि असली शुरुआत से ठीक पहले का अंधेरा था। तो अब तक की इस यात्रा को देखें तो एक बच्चे का अपने जालिम पिता से बचना, फिर अपने अंदर के डर और गुस्से से लड़ना, हमने अकाउंटेबिलिटी मिरर के साथ आत्म सुधार की उनकी पहली कोशिश देखी। और फिर अपने सबसे गहरे डर के सामने एक करारी हार भी। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि शुरुआती ट्रॉमा का असर कितना गहरा होता है और उससे लड़ने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत काफी नहीं होती। बिल्कुल। किताब में गॉगिन्स ने अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए एक आईने का इस्तेमाल किया और ये सोचने के लिए एक सवाल छोड़ता है। क्या? अगर किसी के पास अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर हो, तो आज रात वो आईना उसे कौन सी सच्चाई दिखाएगा? उस आईने पर कौन से लक्ष्य लिखे होंगे और बिना किसी बहाने के किन कमजोरियों का सीधे सीधे सामना करना होगा?